हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मित्रों, अभी जैसा कि दिसंबर के सेकेंड वीक में आपकी जो है सीटेट के एग्जाम लगे हुए हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले जो भी प्रतिभागी हैं उनके लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में, वहां से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विगत परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। जो हमारा टॉपिक है चिंतन। क्या है? चिंतन। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चिंतन है। चलिए चलते हैं बिना देरी किए। चिंतन क्या है, ये कहाँ से होता है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और समय समय पर जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, चिंतन क्या है। चिंतन एक उच्चतम ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। तो यहां पर लिखा चिंतन एक ज्ञानात्मक, उच्चतम ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। उच्चतम का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या, पहली बात तो यह कि प्रत्येक जीवधारी चिंतन करता है, प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करता है। कब चिंतन करता है? जब उसके सामने कोई न कोई समस्या आती है। उस समस्या के समाधान के लिए तमाम सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं कि उस समस्या का समाधान कैसे करें। इसके समाधान के लिए वो बहुत सारे जो है विचार आते हैं और उन पर हम वो चिंतन करता है। यहां पर ज्ञानात्मक लिखा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी समस्या के जब हम समाधान सोचते हैं, उसका जिन माध्यमों से समाधान हो जाता है तो उससे हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो चिंतन होता है वो ज्ञानात्मक होता है। और ये कहाँ से होता है मित्रों? चिंतन होता है मस्तिष्क से, व्यक्ति की मस्तिष्क से चिंतन होता है, इसलिए हम इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हमें देखते हैं कि इस चिंतन में बहुत सारी मानसिक क्रियाएं हैं जो कार्य करती हैं, जो सम्मिलित होती हैं वहां पर। तो कौन कौन सी ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं हैं? इनमें जैसे आपकी है स्मृति। स्मृति पता होगा मित्रों, स्मृति का मतलब जो पहले से ही हम कोई चीज सीख चुके होते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में, अचेतन मन में विद्यमान होती है। जब उस अचेतन मन से हम चेतन मन में लाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्मृति। कल्पना। कल्पना, इमेजिनेशन क्या है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम कोई भी विचारों की रूपरेखा को तय करते हैं कि किस तरीके से समस्या का समाधान होना है, तो उसके लिए हम विचारों को कल्पित रूप से अपने दिमाग में रखते हैं। यानी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो विचारों की जो रूपरेखा होती है वो हम कल्पनाओं के माध्यम से उसको पहचानते हैं। और फिर इसके बाद है अनुमान। अनुमान, अनुमान क्या है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले से किए गए वो विचार जो उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति में सम्मिलित होते हैं, समाहित होते हैं। तो कोई भी समस्या के लिए हो, कोई भी समस्या के समाधान के लिए हम पहले अनुमान लगाते हैं। तो ये जो हमारी स्मृति है, कल्पना है, अनुमान है, ये सारे हमारे जो है चिंतन के आवश्यक तत्व में आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चिंतन की प्रक्रिया है ये शुरू कहाँ से होती है। चिंतन की प्रक्रिया कैसे व्यक्ति करता है या चिंतन क्यों करता है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि मैंने अभी बताया कि चिंतन जो है वो बिना समस्या के चिंतन नहीं करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं है तो फिर वो चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि चिंतन उस समस्या के समाधान के लिए किया जाता है।
तो या यूं हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति के सामने समस्या जब उत्पन्न होती है तभी चिंतन की शुरुआत कहां से होती है। तो चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? चिंतन की शुरुआत के लिए समस्या का उत्पन्न होना, समस्या का उत्पन्न होना, और जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अनुमान लगाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं अनुमान लगाना। और जब वो अनुमान लगाता है कि उस समस्या का समाधान हो जाए, तो जब समस्या का समाधान हो जाता है, जब अनुमान लगा करके जब समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है, जहां पर समस्या का समाधान, जब समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ जाता है तो वो कोई न कोई एक अंतिम निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचता है। और जिस अंतिम या निष्कर्ष निर्णय पर जब वो पहुंच जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। अब चिंतन में बहुत सारी चीजें सामने आ गई हमारे, जिनमें आपका सबसे पहले चिंतन एक उच्चतम ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मृति, कल्पना और अनुमान आते हैं। और चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? चिंतन की शुरुआत किसी समस्या के उत्पन्न होने से होती है। और जब समस्या उत्पन्न होती है तो कोई भी व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए, कैसे समस्या का समाधान हो, उसके लिए तमाम सारे वैकल्पिक अनुमान लगाता है, अपने मस्तिष्क में विचार करता है, और जिन विचारों से उस समस्या का समाधान खोज पाता है तो उन्हीं विचारों, उसी कार्यों को वो अंतिम रूप से निष्कर्ष या निर्णय लेता है। और जहां पर उसकी समस्या का समाधान हो जाता है वही प्रक्रिया चिंतन होती है। चिंतन समस्या के समाधान तक ही चलता है। यह हम यूं कह सकते हैं नए शब्दों में, दूसरे प्रकार की जो समस्या होती है, चिंतन कहां से शुरू होता है? समस्या से। कहां तक चलता है? समस्या के समाधान तक चलता है। तो एक समस्या से और समस्या के समाधान के बीच की जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, सब के सब क्या कहलाती हैं? वो चिंतन के अंतर्गत आती हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से इसे हम शॉर्टकट तरीके से जान सकते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोगों के कि सबसे पहले ये भी डेफिनेशन चल रही है कि चिंतन कहते क्या है। जब तक इसको हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम आगे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि चिंतन किसे कहते हैं, तो चिंतन एक जो है एक उच्चतम ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी स्मृति, कल्पना और अनुमान आते हैं। चिंतन की शुरुआत किसी समस्या के उत्पन्न होने से होती है और उस समस्या के जो समाधान के लिए व्यक्ति अनुमान लगाता है, उन अनुमानों से जब समस्या के समाधान होते हैं तो उन समाधानों में कोई निष्कर्ष या निर्णय निकालता है, और वही निष्कर्ष और निर्णय समस्या के समाधान को पूरा कर देते हैं, और वहीं पर हमारे चिंतन की प्रक्रिया का भी अंत हो जाता है। तो एक समस्या से चिंतन शुरू हुआ और उसके समाधान तक चिंतन चलता है। अब हम चलते हैं कि चिंतन के बारे में रॉस महोदय ने एक डेफिनेशन दिया था, राज महोदय ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है ये परिभाषा। तो चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू। वही जब समस्या का समाप्ति हुई, चिंतन हम करते हैं, उस चिंतन से समस्या का समाधान हो जाता है तो कहीं न कहीं हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो मैंने जो मानसिक क्रियाएं की हैं, उस मानसिक क्रियाओं से मेरे अंदर ज्ञान में जो वृद्धि हुई है वो चिंतन के माध्यम से हुई है। इसीलिए रॉस महोदय ने यह परिभाषा दी कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। तो यहाँ रॉस महोदय की डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। रॉस महोदय की कि चिंतन जो होता है, रॉस महोदय ने कहा चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। है ना? तो रास महोदय की एक अच्छी सी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं, चिंतन के डेफिनेशन को समझ ही गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि चिंतन के जो आवश्यक तत्व होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग।
चिंतन के आवश्यक तत्व, चिंतन के आवश्यक तत्व। कौन कौन से चिंतन के आवश्यक तत्व हैं, कौन से तत्व होने चाहिए तभी चिंतन शुरू हो सकता है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते कि डेफिनेशन को अगर बेहतर तरीके से आप समझ गए हैं तो तत्व वहीं से निकलते हैं। तो सबसे पहला तत्व है कि समस्या का उत्पन्न होना। अगर समस्या नहीं तो चिंतन नहीं हो सकता। तो पहला तत्व क्या है? समस्या का होना। चिंतन शुरू कहां से होता है? समस्या से चिंतन शुरू होता है, इसलिए समस्या का होना ही चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पर मान लो समस्या है, और समस्या तो सबके पास होती है, लेकिन उन समस्या पर कोई कार्य ही नहीं करना चाहता है, कोई उन समस्याओं के समाधान को नहीं ढूंढता है, कोई उन समस्याओं पर विचार ही नहीं करता है, तो फिर चिंतन प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती है। इसलिए समस्या का होना तो होगा ही होगा, लेकिन व्यक्ति का भी क्रियाशील होना आवश्यक होता है। व्यक्ति का क्रियाशील होना, व्यक्ति का क्रियाशील होना भी चिंतन प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। अगर समस्या के बारे में व्यक्ति समाधान ढूंढता नहीं है, क्रियाशील नहीं होता है, सिर्फ बैठा ही रहता है, तो फिर चिंतन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तीसरे नंबर पर यह होता है कि आंतरिक भाषा का होना, आंतरिक भाषा का होना। अब यहां पर हमें देखते हैं कि जो चिंतन होता है वो बाह्य भाषा से नहीं होता। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो आंतरिक भाषा से ही होती है। शब्दों को यदि हम बाहर प्रस्तुत कर देते हैं तो उससे चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि चिंतन में पूर्व अनुभव भी सम्मिलित होते हैं। जो हमारा चिंतन होता है, चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं। पूर्व अनुभव सम्मिलित होने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करते हैं तो यदि इस प्रकार का कार्य हम पहले कभी कर चुके होते हैं जिनसे हमारी समस्याओं का समाधान हुआ होगा, तो वो जो हमारे अंदर अनुभव होंगे किसी समस्या के समाधान के लिए, तो वो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। और जब उसी तरीके की कोई दूसरी समस्या फिर से हमारे अंदर पैदा होती है तो हम उन अनुभवों का भी सहारा लेते हैं कि किस तरीके से हमने काम किया था जिससे हमारे कार्य में जो है सफलता मिली थी। तो उन अनुभवों का पुनः हम सहारा लेते हैं वो चिंतन के माध्यम से। तो मित्रों, ये हमारे जो है चिंतन के आवश्यक तत्व हैं। इनमें समस्या का होना, व्यक्ति का क्रियाशील होना और आंतरिक भाषा का होना और पूर्व अनुभवों का भी सहारा लेना, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारे चिंतन के माध्यम से होती हैं। तो अभी तक हमने मित्रों क्या पढ़ा कि अभी तक हमने चिंतन के डेफिनेशन पढ़ा कि चिंतन किसे कहते हैं। चिंतन के बाद हमने पढ़ा कि चिंतन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो यहां से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके आते हैं। यहीं से अक्सर आपके सी टाइप की परीक्षा और टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। यदि आप पीछे के पहले के पेपर्स पढ़ रहे होंगे, यदि आप इससे पहले कभी परीक्षाएं दिए होंगे, तो उन क्वेश्चनों से आप कहीं न कहीं जरूर रूबरू हुए होंगे। इसलिए अब आगे का जो चिंतन का टॉपिक है इसको आप बेहतर से तैयार करेंगे। चलिए हम चलते हैं। अब यहां पर हम पढ़ते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा मित्रों। यहां पर तो यहां पर क्या है, चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार हमें देखते हैं कि जो हमारा चिंतन है कि चिंतन दो प्रकार का होता है। चिंतन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला चिंतन क्या है? पहला है हमारा स्वलीय चिंतन और दूसरा है वास्तविक चिंतन। वास्तविक चिंतन। स्वलीय चिंतन क्या है? बहुत ही बेहतर स्वलीय चिंतन। स्वलीय चिंतन को हम एक शब्द से परिभाषित कर सकते हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। स्वलीय चिंतन को हम बोलते हैं दिवा स्वप्न। अच्छे से आप जानते होंगे दिवा स्वप्न।
दिन में सपने देखना, तो दिन में सो करके सपने देखना वो दिवा स्वप्न नहीं होता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है कि जब हम कभी सोचते सोचते बहुत ही ऊपर तक अंतरंग तक पहुंच जाते हैं, अर्थात कहीं अकेले बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं। कभी ये मेरे अंदर भी आता है, आपके भी अंदर आएगा, यानी सभी दिवा स्वप्न देखते हैं। अगर हम दिवा स्वप्न नहीं देखेंगे तो इतना बेहतर तैयारियां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिवा स्वप्न हमें कहीं न कहीं आगे तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन एक चीज है कि इन दिवा स्वप्नों से समस्या का समाधान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है दिवा स्वप्न? दिवा स्वप्न मतलब हम अकेले बैठे होते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, ठीक, परीक्षा पास हो गए, नौकरी लग गई, तमाम सारी सैलरी आने लगी, बहुत सारा पैसा मिलने लगा। पैसा मिलने के उपरांत जो है हम मकान बनवा लिए, गाड़ी घोड़ा सब खरीद लिया, ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल उसी में सोचते सोचते एकदम मगन हो गए। तब तक कोई दूसरा अचानक आ गया, क्या कर रहे हो? अचानक आ गया तो ऊपर से हमारा ध्यान भंग, ध्यान टूटा, तो देखा जहां बैठे थे वहीं पर हैं। तो दिवा स्वप्न या जो स्वली चिंतन होता है, ये चिंतन सोचने के ऐसे उच्चतम दायरे तक काल्पनिक रूप से, मनगढ़ंत रूप से ये बहुत ऊंचे तक हमें पहुंचा देता है। और इसका सुख भी उतनी समय हमको जरूर मिलता है जितने समय हम सोचते हैं। ध्यान जैसे टूटा, चिंतन टूटा, तो मेरी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये चिंतन कोई वास्तविक नहीं होता, ये काल्पनिक चिंतन होते हैं जो हमें अंतरंगों तक, ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो सीधी सी बात यहां पर है कि ये जो दिवा स्वप्न होते हैं या जो शैली चिंतन होते हैं, इनमें समस्या का समाधान नहीं होता, यानी समस्या का समाधान नहीं है ना। तो ये हमारे शैली चिंतन है। अब हम चलते हैं दूसरे, यानी वास्तविक चिंतन की तरफ। वास्तविक चिंतन क्या है? वास्तविक चिंतन जो हमारे चिंतन है, ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। वास्तविक चिंतन पहला क्या है? अपसारी चिंतन। दूसरा क्या है? अभिसारी चिंतन। और तीसरा क्या है? आलोचनात्मक चिंतन। मित्रों, ये वास्तविक चिंतन है, इनमें समस्या का समाधान होगा। अगर इस प्रकार के हम चिंतन करते हैं तो ये समस्या समाधान के चिंतन होते हैं, क्योंकि ये वास्तविक होते हैं, वास्तविकता से जुड़े हुए होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ से अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन से आपके पीछे की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और अभी तक जितने भी हमारे प्रतिभागी होते थे वो कहीं ना कहीं में कंफ्यूज हो जाते थे कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है, और ये कंफ्यूजन होने के उपरांत उनके प्रश्न गलत हो जाते थे। तो मैं ये दावा करता हूं कि आज आपके पढ़ने के उपरांत, इस क्लास को पढ़ने के उपरांत, आप अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है और इनके प्रश्न कैसे बनते हैं, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें आप बेहतर ढंग से यहाँ पर आप सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि अपसारी चिंतन क्या होता है। एक एक करके इनको हम बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो अपसारी चिंतन, जैसे नाम से ही हमको थोड़ा सा अनुभव होने लगा होगा कि अपसारी मतलब अपसार यानी प्रसार यानी फैलाव। तो अपसारी चिंतन में हम लोग सबसे पहले चलते हैं, एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन जो हमारा है, इसे हम आगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसे हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन क्यों कहते हैं, इन लोग चर्चा के ले रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन या किस प्रकार के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। क्यों सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है? क्योंकि अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या, मान लो कोई समस्या आ गई और उस समस्या के समाधान के लिए वो बहुत ही उच्चतम लेवल तक सोच गया हो, किसी समस्या के समाधान के लिए तमाम सारे समाधान, किसी समस्या के लिए तमाम सारे समाधान वाले बिंदुओं पर सोच गया हो, और
इतना ज्यादा सोच गया हो कि उस समस्या के कई समाधान सामने निकल आए हो। जब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक तथ्य पर जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में तमाम सारे बिंदु, तमाम सारे तथ्यों का जन्म हो जाता है, और उन तमाम सारे तथ्यों के जन्म लेने से उसमें कुछ ऐसे भी विचार हो जाते हैं, कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में जो एकदम नए होते हैं, जिनके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। और जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी समस्या के समाधान के लिए नए विचार आ जाते हैं, नए तरीके आ जाते हैं, तो वही नए विचार या नए तरीके सृजनात्मक कहलाते हैं। यानी नवीन विचार ही सृजनात्मक विचार होते हैं, नए विचारों का सृजन हो जाता है। मित्रों, इसीलिए इस अपसारी चिंतन को हम सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। समझ गए होंगे कि इन्हें हम सृजनात्मक चिंतन क्यों कहते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसको हम एक उदाहरण के रूप में भी आपको समझाएंगे, ताकि आप कभी भी सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम देखते हैं कि एक डायग्राम छोटा सा बनाए ले रहे हैं। ठीक, ये व्यक्ति का मस्तिष्क है। अब इस व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी भी, मान लो इसके सामने कोई समस्या है, कोई भी समस्या है। अब इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे फैक्ट इसके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट आते हैं इस समस्या के समाधान के लिए कि इसका इस प्रकार से भी समाधान हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी इसके सोचने का दायरा जो है एकदम विस्तृत हो जाता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पहले नंबर पर कि सोचने का दायरा विस्तृत। तो जहां पर सोचने का दायरा विस्तृत हो जाता है, ठीक, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के अनेक विकल्प प्रकट कर देता है, समाधान के अनेक विकल्प हो जाते हैं, सोचने का दायरा विस्तृत हो जाता है, तो वहां पर जो है हमारा अपसारी चिंतन होता है, सृजनात्मक चिंतन होता है। इसको और उदाहरण से हम मान लो अभी बताना चाहूंगा। जैसे जैसे आपसे प्रश्न कर दिया गया कि यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न है आपके लिए। अब इस प्रश्न के समाधान के लिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो भी आप सोचेंगे, तो सोचने का दायरा आपका विस्तृत हो जाएगा। आप सोचते जाएंगे कि ये कर दें, वो कर दें, वो भी कर दें, उनके लिए कर दें, अपने लिए कर लें, अपने नातेदार रिश्तेदारों के लिए कर लें। यानी 24 घंटे तक आप सोचते रहेंगे और सोचने का दायरा आपका समाप्त नहीं होगा। सारे काम भी नहीं हो पाएंगे और आप सोचते 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 टाइम ओवर हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये सोचने का दायरा आपका विस्तृत हो रहा है। यानी कौन सा चिंतन चल रहा है? अपसारी चिंतन चल रहा है। और क्या है इसमें? और इसमें है कि इतना सोचेंगे, कभी हम उनके मतलब जो भी कार्यों के बारे में हम सोचेंगे, और कभी वैसे वो विचार भी हमारे दिमाग में आ जाएंगे जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने सोचा ही ना हो। वो भी विचार मेरे दिमाग के अंतर्गत आ जाएंगे। बस यहीं पर आप समझ लीजिएगा कि ऐसे विचार जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, कार्य ऐसे जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम ये करवाएंगे, और कुछ ऐसे कार्य जिनके बारे में इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री है उन्होंने नहीं सोचा था, तो वो नए विचार आपके दिमाग में आए, वो कार्य नए कार्य करवाने के लिए विचार दिमाग में आए। तो यही क्या है? यही सृजनात्मक विचार है, यही नवीन विचार है, यही नए कार्यों को संचालित करेंगे। तो इसीलिए नए विचार, नए कार्य यहां पर जन्म ले लेते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सृजनात्मक चिंतन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। यहीं पर, यानी जो प्रश्न हमने अभी पूछा था, यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे?
अब इस प्रश्न का उत्तर जो भी आपके दिमाग में आएगा वो सृजनात्मक चिंतन के माध्यम से ही आएगा, कोई एक उत्तर इसका नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन में उत्पन्न हुई समस्या के कई समाधान, कई विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं, और कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जो एकदम नए होते हैं, जिसके बारे में किसी ने पहले नहीं सोचा था। तो नए विचारों का जन्म यहाँ पर होता है, इसलिए इसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के चिंतन में इसका विकास होता है, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है, विकास होता है। कई बार मित्रों यह प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास इस प्रकार के चिंतन से होता है। तो सृजनात्मकता का विकास हमारा जो है वो अपसारी चिंतन के माध्यम से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इससे ही मिलता जुलता कि अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। अब अभिसारी चिंतन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन का उल्टा होता है ना, अभिसारी। चलिए पढ़ते हैं इसके। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन को हम लोग जो है निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन। अब देखिए, अपसारी चिंतन में सोचने का दायरा बहुत विस्तृत था, लेकिन अभिसारी चिंतन में सोचने का दायरा विस्तृत नहीं होगा। किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के हम चिंतन करेंगे। अपसारी चिंतन में क्या था कि किसी प्रश्न के तमाम सारे उत्तर निकल आते थे, लेकिन अभिसारी चिंतन में किसी प्रश्न का केवल एक उत्तर होगा, क्योंकि सोचने का दायरा यहां विस्तृत नहीं है। जहां पर हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा सोचने के लिए मजबूर होंगे, तो फिर ज्यादा वहां पर हमारा चिंतन की प्रक्रिया होगी। और जहां पर हम सोचने के लिए मजबूर नहीं है, जहां पर किसी भी समस्या का केवल एक ही समाधान है, दूसरा है ही नहीं, तो हम सोचेंगे नहीं, तो सोचने का दायरा हमारा विस्तृत ना होकर के संकुचित हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर सोचने या चिंतन का दायरा संकुचित होता है। कैसा होता है? संकुचित होता है। ठीक, फैक्ट किसी एक ही हम आइडिया से उसका उत्तर दे लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न कर दिया जाए, जैसे आपसे प्रश्न किया गया कि भारत की राजधानी क्या है? बोलो। तो भारत की राजधानी आप तपाक से उत्तर दे देंगे, नई दिल्ली। कितना सोचना पड़ा? पहले से ज्ञान था हमें, पहले से हमारे अंदर पता था, पहले से बाहर से हमने सीख लिया था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जैसे ही प्रश्न हमसे किया गया, पट से उत्तर दे दिया। अब बताइए, क्या इसमें सोचने का दायरा विस्तृत होगा? क्या हम दिल्ली के अलावा और भी कई राजधानियां भारत की बना देंगे? नहीं बन सकता है ना। तो जहां पर कोई एक ही प्रश्न हो और उसके सोचने का दायरा इतना विस्तृत ना हो, उसे हम किसी एक ही विषय वस्तु को केंद्रित मान करके उसको हम सोच लें, या केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर के चिंतन करें, ठीक है, तो वहां पर हमारा कौन सा चिंतन होता है? वहां अभिसारी चिंतन होता है। इसको हम एक डायग्राम से सीखते हैं। मस्तिष्क है व्यक्ति का, और यहां पर बाहर से, अब देखिए डायग्राम से ही आप बहुत बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। जो हमारा अपसारी चिंतन का मैंने डायग्राम बनाया था, वो दिमाग से बाहर की तरफ निकल रहा है। एरो जो बने हुए हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ दिमाग से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जो हमारे फैक्ट हैं, जो हमारे विचारणीय तथ्य हैं, वो विस्तृत हो रहे हैं, यानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ अभिसारी चिंतन में क्या है कि हमने समाज से जो सीखा है वो सब हमारे दिमाग के अंदर है। अब यहीं से किसी प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत दे देना है।
तो यहाँ पर तमाम सारी जो आइडियाज होती हैं वो हमारे दिमाग के अंदर विद्यमान है, आइडिया है। एक आइडिया नहीं होती है, बहुत सारी आइडिया होती हैं, लेकिन किसी एक समस्या के लिए समाधान की कोई एक आइडिया हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अर्थात ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सोचने का दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि तथ्यों के आधार पर हम सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तमाम सारे जो आइडियाज होते हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक, सोचने का दायरा संकुचित होता है। ठीक, एक सही निष्कर्ष पर हम आसानी से यहाँ पर पहुंचाते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, गत अनुभवों का भी प्रयोग होता है, गत अनुभवों का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पहले जैसे समस्या का समाधान हमारा हुआ था वैसे ही अगर हमारी समस्या कोई उत्पन्न हो गई है तो फट से वही समाधान हम अपना लेते हैं, इसलिए गत अनुभवों का प्रयोग यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब ये जो हमारा सोचने का जो दायरा होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, और जो अपसारी चिंतन के सोचने का दायरा होता है वो अनेक दिशाओं में होता है, और अभिसारी चिंतन के सोचने का दायरा एक ही दिशा में होता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन से क्या होता है, इससे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास। दोनों से हम लोगों ने अलग अलग जान लिया कि एक तो हमारा जो अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता का विकास बालक के अंदर होता है, और अभिसारी चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। दोनों फैक्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं, अच्छे से समझिएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या है? आलोचनात्मक चिंतन जैसे नाम से ही आपको पता है कि किसी भी विषय वस्तु के गुणों को भी और दोषों को भी सम्मिलित रूप से हम चिंतन में लाएं। ठीक है, तो जहां पर गुण और दोष दोनों, यानी आलोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन में किसी विषय वस्तु के गुण और दोषों पर, दोनों पर चर्चा करना, यानी गुण दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना। ठीक है, यहां पर हम गुण एवं दोष, ठीक है, दोनों को स्वीकारते हैं, गुण और दोष दोनों को स्वीकार करके चिंतन करना, ये क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो मित्रों, ये वास्तविक चिंतन आप समझ गए होंगे। वास्तविक चिंतन तीन प्रकार का होता है, एक तो अपसारी चिंतन, दूसरे अभिसारी चिंतन, तीसरे आलोचनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन जहां सोचने का दायरा बहुत विस्तृत होता है, जहां किसी समस्या के तमाम सारे समाधान खोजने होते हैं, जहां पर सोचना अनेक दिशाओं में चलता हो, वो अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन से नई नई बातें निकल करके सामने आती हैं, इसलिए उसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, उसे आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन में सोचने का दायरा संकुचित होता है, सीमित होता है, सोचना एक ही दिशा में चलता है। जब एक ही विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होकर के उसका एक ही निश्चित उत्तर बता देते हैं, तो ऐसा हमारा चिंतन जो होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन से बुद्धि का विकास होता है और अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता का विकास होता है। तीसरे नंबर पर आलोचनात्मक चिंतन होता है। आलोचनात्मक चिंतन में किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों को ध्यान में रख करके उसे स्वीकार करके जब हम कोई चिंतन करते हैं तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। अब चलिए मित्रों, चलते हैं कि ये चिंतन के हमारे जो आवश्यक साधन होते हैं, कि जो चिंतन है हमारा
चिंतन के साधन क्या है, तो साधन भी यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं। चिंतन के साधन क्या है, तो साधन में सबसे पहला साधन क्या है, इमेज यानी प्रतिमा। प्रतिमा जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, ये पहला साधन है। देखिए चिंतन तभी होगा, चिंतन किस पर होगा, जब तक हमें हमारे मस्तिष्क में इमेज नहीं बनेगी, कोई प्रतिमा नहीं बनेगी, तब तक चिंतन नहीं होगा। क्या होता है ये, कि जब तक हम किसी वस्तु के बारे में सुन ना रखे हों, देखे ना हों, अगर हम कोई भी विषय वस्तु के बारे में ना सुने हैं, ना देखे हैं, ना अनुभव किया है, तो उस विषय वस्तु पर हमारा चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए चिंतन उसी पर होता है जिसको मैं पहले कभी सुना हूं, देखा हूं, समझा हूं, तभी उस पर चिंतन होगा। इसलिए ये चिंतन का विशेष आवश्यक साधन है इमेज। दूसरे नंबर पर हमारा है संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का निर्माण करना अगर नहीं आता है, संप्रत्यय का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को परिभाषित कर लेना, किसी भी व्यक्ति विषय के बारे में जानना। तो जब तक हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानते ही नहीं है, उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस पर हमारा चिंतन नहीं हो सकता है। तो इसलिए चिंतन का यह दूसरा साधन है, संप्रत्यय का निर्माण करना, संप्रत्यय का विकसित होना। और तीसरे नंबर पर है भाषा, लैंग्वेज। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो फिर चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिंतन तो किसी न किसी भाषा में ही होता है। और इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं चिंतन के तत्वों में कि आंतरिक भाषा का होना जरूरी है, क्योंकि चिंतन तभी हम करेंगे जब हमारे अंदर किसी भाषा का ज्ञान होगा। और फिर चौथे नंबर पर है प्रतिज्ञाप्ति। प्रतिज्ञाप्ति क्या होती है, देखिए प्रतिज्ञाप्ति एक ऐसा वाक्य या कथन होता है जो या तो सत्य हो सकता है और या असत्य। इसको हम प्रकथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकथन। अब ये या तो सत्य हो सकता है और या असत्य हो सकता है ना। एक ऐसा कथन जो सत्य या असत्य हो सकता है, उसी पर हम चिंतन करते हैं। भाई कोई भी बात हो जिसे हम जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, और सही और गलत जानने के लिए ही तो हम चिंतन करते हैं, किससे हमारा समाधान हो सकता है और किससे समाधान नहीं हो सकता है। तो इन दोनों पर हमारी थिंकिंग चलती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में इसे हम समझ लें, थोड़ा सा प्रतिज्ञाप्ति शब्द ऐसा है कि जो समझ से थोड़ा सा परे है, तो एक उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे। जैसे कहें कि मान लो हमारी पृथ्वी, इस पर जीवन है। अगर हम कहें कि पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह पर जीवन है, या पृथ्वी के जैसा इस ब्रह्मांड में, कि ब्रह्मांड तो एक अनंत है, न जाने कहां कहां क्या क्या चीजें हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को किसी वैज्ञानिकों ने भी अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है कि कितना बड़ा है और क्या क्या चीजें हैं, अभी खोज जारी है। तो अगर ये कहें कि पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह है जहां जीवन है, तो और ये सत्य भी हो सकता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह हो। तमाम सारे एलियंस आते हैं, तो वैज्ञानिकों ने उन पर अध्ययन भी किया है कि कोई ऐसा ग्रह होगा जहां पर जो है जीवन होगा। और ये असत्य भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। तो सत्य और असत्य के बीच में जब हम कोई चिंतन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं। तो ये चिंतन के साधन है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने चिंतन को, पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है एक करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ पर सीटेट और टेट सुपर टेट में जरूर यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हमारे माइंड में पूरी तरीके से ये बैठ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चिंतन की परिभाषा, चिंतन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि चिंतन जो होता है वो उच्चतम ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत स्मृति,
कल्पना और अनुमान होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो चिंतन की शुरुआत समस्या के उत्पन्न होने से ही होती है। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए चिंतन जो होती है वो समस्या और समस्या के समाधान तक के बीच का जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी मानसिक क्रियाएं की जाती हैं, वो सब चिंतन के अंतर्गत आती हैं। तो चिंतन में समस्या का होना, समस्याओं से हम अनुमान लगाते हैं, उन अनुमानों से समस्या के समाधान के बाद हम कोई अंतिम निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचते हैं, और उन्हीं निर्णय और निष्कर्ष में हमें जो है चिंतन की अंतिम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। यानी समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर चिंतन अंतिम स्थिति पर आ जाता है। फिर इसके बाद रास महोदय ने भी एक डेफिनेशन दी थी चिंतन के बारे में कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, अब चिंतन के तत्व भी हम लोगों ने पढ़ा। तो चिंतन का पहला तत्व है कि समस्या का होना आवश्यक है। दूसरा है कि समस्या तो होंगी लेकिन व्यक्ति का क्रियाशील होना भी आवश्यक है। तीसरा हमने पढ़ा कि आंतरिक भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। और चौथा हमने पढ़ा कि हमारे जो पुराने अनुभव हैं उन अनुभवों पर हमारा भी चिंतन आधारित होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि चिंतन के प्रकार क्या हैं। तो चिंतन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वली चिंतन और दूसरा है वास्तविक चिंतन। तो स्वली चिंतन में क्या पढ़े थे? स्वली चिंतन हमारा दिवा स्वप्न है। स्वली चिंतन एक काल्पनिक चिंतन होता है जिसमें समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरे नंबर पर वास्तविक चिंतन। वास्तविक चिंतन तीन प्रकार का होता था: अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन सोचने का दायरा बहुत विस्तृत होता था। समस्या के अनेक समाधान होते थे, अनेक विकल्प होते थे। किसी एक समस्या के लिए हम तमाम सारे विकल्पों के माध्यम से सोचते थे, जिसमें कुछ नए विचार भी उत्पन्न होते थे। इसको सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारा जो है अभिसारी चिंतन है, जहां पर सोचने का दायरा बहुत सीमित होता है, जहां पर हमारे किसी एक ही केंद्र बिंदु के माध्यम से एक ही विषय पर केंद्रित होकर के हम अपना सोचते हैं। तो उसमें हमारा जो है बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो आलोचनात्मक चिंतन होता है, इसमें हम किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार से ये चिंतन के हमारे प्रकार हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा चिंतन के साधन। तो चिंतन के साधन में सबसे पहले प्रतिमा, फिर संप्रत्यय, और संप्रत्यय के बाद भाषा, और भाषा के बाद। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक संपन्न हुआ। इसको बेहतर से अच्छे ढंग से आप सभी लोग पढ़िएगा, समझिएगा। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। इसके आगे भी हम नए वीडियो लेकर के आएंगे, उन्हें देखना और परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए अच्छे से तैयारी कर लेना। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार एवं आशीर्वाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षाओं को मेहनत से सफल होइएगा, और जो भी आपका अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य हो उसे प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। धन्यवाद।